शिवाक्षी और बाकी सभी लोग पार्क से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर पर उनकी बस रेडी थी। रुद्रम वही उन सब के आसपास खड़े होकर सिर्फ अपनी शिवाक्षी को देख रहा था। शिवी सभी बच्चों को बस में बिठा रही थी। उसे रुद्र की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे वो काफी बेचैन हो रही थी। सब लोग बस में बैठ गए। शिवाक्षी अभी भी रोड पर खड़ी थी। उसने हिम्मत की और एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें रुद्रम की आंखों से टकरा गई। वो एक तरफ खड़ा जुनून से उसे ही देख रहा था। शिवाक्षी ने उसे बिना पलके झपकाए देखा और फिर मुड़कर बस में बैठ गई। उनकी बस स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ गई। शिवाक्षी खिड़की में से बाहर रोड पर खड़े उस आदमी को देखने लगी जो इस राज्य का सीएम है, पर फिर भी शिवाक्षी के लिए वो कभी भी और कहीं भी आ जाता है। रुद्रम के चेहरे पर दीवानगी साफ साफ झलक रही थी। शिवी की बस आगे बढ़ गई, तभी रुद्रम के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गार्ड बाहर आया। उसने सिर झुका लिया और डोर खोलकर खड़ा हो गया। रुद्र गाड़ी में बैठ गया और कुछ ही पलों में वो गाड़ी तेजी से बस के पीछे पीछे चलने लगी। शिवाक्षी खामोश सी बैठी थी। तभी उसके फोन में मैसेज आया। उसने इग्नोर किया तो बार बार मैसेज आने लगे। शिवाक्षी ने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो उस पर कॉल आने लगा। शिवाक्षी ने गुस्से से फोन को देखा तो दंग रह गई। रुद्रम उसे कॉल कर रहा था। ये देखकर तो शिवाक्षी का तन बदन उमड़ने लगा। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। तभी सामने से रुद्रम अपनी उसी रौबदार आवाज में बोला, बस के पीछे की सीट पर बैठो। शिवाक्षी हैरानी से बोली, ऐसा क्यों रुद्रम? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जितना ज्यादा हो सके चुपचाप पीछे आकर बैठो और बहस करने का सोचना भी मत इतना, कहकर रुद्रम ने कॉल कट कर दिया। शिवाक्षी को तो कुछ समझ नहीं आया, पर अब उसे सीएम साहब की फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी, वरना उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। अभी बस रुकवा दी तो शिवाक्षी अपनी जगह से खड़ी हुई और पीछे जाने लगी। तभी विशु ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। शिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ पीछे ले लिया। दोनों बस के लास्ट में सीट पर बैठ गए। तभी शिवी के कानों में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने बस के पीछे वाले कांच से बाहर झांका तो चौंक गई। एक ब्लैक गाड़ी उनके एक दम पास चल रही थी। उसकी आगे की सीट पर एक आदमी काले कपड़े पहने बैठा शिवाक्षी को ही देख रहा था। अचानक शिवाक्षी के गाल लाल हो गए। वो समझ गई थी कि रुद्रम ही है थे। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो आरास से शिवाक्षी को देखने लगा। विशु भी रुद्र को पहचान गया था। वो रुद्र शिवी की हरकतों को देखने लगा। दोनों एक दूसरे को बिना पलके झपकाए देख रहे थे। कुछ देर बाद शिवी थक गई और आराम से अपनी साइड पर बैठ गई, पर सीएम साहब अभी भी उसे देख रहे थे, चाहे उन्हें सिर्फ शिवी के बाल ही क्यों न दिख रहे हो। कुछ देर बाद बस अपना सफर तय करने के बाद आश्रम के पास पहुंच गई। सौगात आश्रम के बाहर आते ही बस रुक गई। आधे से ज्यादा बच्चे सो चुके थे। विशु तो रुद्रम की आंखों को देख रहा था, जो एक बार भी शिवी पर से हटी नहीं थी। मतलब कितनी शिद्दत और जुनून है इस आदमी में। शिवी अपनी जगह से उठी और पीछे मुड़कर देखा तो रुद्रम की नजरें अपने ऊपर पाई। रुद्रा की गाड़ी वहीं से मुड़ गई और अपने रास्ते चली गई। शिवी उसे जाते हुए देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था। शिवाक्षी ने आह भरी और धीरे धीरे सभी बच्चों को बस से उतार दिया। कुछ देर बाद बस वाले का हिसाब किया और सब लोग
आश्रम के अंदर चले गए। शाम के 5 बज रहे थे। शिवी ने सब को देखा और कहा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज रात के लिए अपने घर जा रही हूं, तो पीछे से कोई बदमाशी नहीं करेगा, मैं सुबह वापस आ जाऊंगी। सभी बच्चे थोड़ा उदास हो गए पर उन्होंने हाँ कह दिया। विशु ने उदासी से शिवी की तरफ देखा। शिवाक्षी ने काकी को कहा, के लिए आई बाबा से मिल आती हूँ, हालांकि जानती हूँ कि वो दोनों मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, पर मैं तो एक बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी ही। काकी विशु का और बाकी सभी बच्चों का ध्यान रखना, आज रात के लिए ललिता यहीं रहेगी, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। काकी ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, जल्दी आना। शिवाक्षी ने विशु को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से बोली, जब भी जाती हूँ तेरा चेहरा उतर जाता है मेरे विशु, सुबह तक तेरे सामने ही होंगी मैं, ठीक है विशु, अपना ख्याल रखना, और वहां दम घुटे तो मेरे पास वापस आ जाना, ओके। शिवाक्षी ने कसकर उसे गले लगा लिया और कुछ देर बाद अपनी स्कूटी लेकर आश्रम से अपने घर को निकल गई। आश्रम के बाहर खड़े आदमियों ने ये खबर रुद्र को दे दी। 1-2 गार्ड शिवी के पीछे पीछे चल दिए। कुछ देर बाद शिवाक्षी अपने घर के आगे पहुंच गई। उसने अपनी स्कूटी पार्क की और अपने प्यारे घर को देखने लगी, जहां उसका बचपन गुजरा था, और वो दर्दनाक हादसा भी यहीं हुआ था। शिवाक्षी ने आह भरी और चुपचाप अंदर चली गई। उसने घर का दरवाजा खटखटाया, 1-2 बार बेल बजाया, तब जाकर गेट खुला। एक आदमी शिवी के सामने खड़ा था, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा। शिवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, कैसे है आप बाबा? शिवी के पिताजी परेश जी, जिनके चेहरे पर कुछ खास भाव नहीं थे, अपनी बेटी को देखकर उन्होंने कहा, ठीक आहे। इतना कहकर वे मुड़कर अंदर चले गए। शिवी का दिल दर्द कर रहा था। वो धीमे कदमों से अंदर आई। हॉल में आते ही उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो शिवी की माँ की आवाज थी। किचन से हाथ पूछकर बाहर आती विद्या जी, शिवी की माता ताना मारते हुए बोली, आ गई हद से ज्यादा आजाद लड़की। शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर हिम्मत करके बोली, कसा काई आई? विद्या जी, हम कैसे होंगे जिसके तेरी जैसी बेटी हो? परेश जी, विद्या छोड़ो इन सब बातों को। शिवाक्षी, जा हाथ मुंह धोले, खाना तो यही खाएगी, जाहिर सी बात है। अपने बाबा की बात सुनकर शिवी को बहुत रोना आ रहा था, पर उसने खुद को इतना मजबूत बनाया हुआ था कि वो रोई नहीं और बोली, मैं खाना खाकर आई हूं, बस सोचा आप दोनों से मिल लूं, एक रात यहाँ रुक जाऊं। विद्या जी यहाँ आई है ताकि हमारे जख्म हरे कर दे, है ना? शिवाक्षी ने कुछ नहीं कहा। उसने सोफे की तरफ देखा और मायूस आवाज में बोली, बाबा यहाँ बैठ जाऊं? परेश जी, हम्मा। शिवाक्षी चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। विद्या जी उसकी तरफ गुस्से से देखती हुई वापस रसोई में चली गई और उसके बाबा अपना काम करने लगे। शिवाक्षी को खुद के घर में बहुत पराया महसूस हो रहा था। अपने दिल पर पत्थर रख कर वो यहाँ बैठी थी। उस पर क्या बीत रही है, ये वही जानती थी। कुछ देर बाद शिवी खड़ी हुई और अपने रूम में चली गई, जहां उसे जाने नहीं दिया जाता था। शिवी चुपचाप अंदर चली गई। दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जो यही कोई 10 साल की थी। शिवाक्षी ने तस्वीर पर हाथ रखा और नम आंखों से बोली, मेरी क्या गलती थी उस दिन जिसकी सजा मुझे आज तक दी जा रही है?
आई बाबा ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मैं कोई बाहर की हूं। अरे बाहर की भी औकात नहीं रखी है मेरी तो। बिना गलती के सजा भुगत रही तेरी बहन। कहीं भी शांति नहीं है, परेशान हो चुकी हूं। शिवाक्षी ने इतना ही कहा था कि विद्या जी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। शिवी ने पलटकर देखा तो विद्या जी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगी और चिल्लाकर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? बोल। इसे मार दिया तूने, इतना काफी नहीं था तेरे लिए जो अब उसकी पवित्र तस्वीर को भी छू रही है। परेश जी भी भागते हुए कमरे में आए। उन्होंने शिवी को कमरे में देखा तो बोला, तुझे मना किया था फिर भी नहीं मानी तू। क्यों इतनी जिद्दी है? क्यों हम बूढ़े माँ बाप को तकलीफ देती है? शिवाक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, आप दोनों क्यों मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं? कितनी बार कहूं मैंने नहीं मारा उसे, वो तो एक हादसा था जो किसी के हाथ में नहीं था। मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, पर इतने सालों से आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं कैसे जी रही हूं ये मैं ही जानती हूं। आई बाबा होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मेरे माँ बाप है ही नहीं। विद्या जी तो क्यों आती है, हमारे घर क्यों भेजती है, हमें पैसे क्यों मदद करती है हमारी, जबकि तुझे पता है हम तेरा कुछ भी नहीं लेते, सब दान कर देते हैं। मत किया कर ये सब, मत आया कर यहाँ, क्योंकि देख देख कर मेरा खून खौल उठता है। बार बार मेरी बेटी का मरा हुआ चेहरा नजर आता है। शिवाक्षी आई, मैंने नहीं मारा उसे, सच में मैंने नहीं मारा, प्लीज मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ प्लीज। शिवाक्षी अंदर तक टूट चुकी थी, उसका दम घुट रहा था, कोई अपना नहीं लग रहा था जी। चाह रहा था कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, तभी उसके सामने एक चेहरा घूमने लगा। उसे देखते ही शिवाक्षी के अंदर का तूफान शांत होने लगा। रुद्रम का वो रौबदार चेहरा, उसकी वो जुनूनी आंखें जो हर वक्त शिवाक्षी को घूरती रहती हैं, उसे देखकर शिवाक्षी को अजीब सा एहसास हुआ। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बोली, मैं कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं और ये मेरे बप्पा जानते हैं। इतना कहकर शिवाक्षी तेजी से वहां से चली गई। उसके आई बाबा ने उसे रोका भी नहीं। शिवाक्षी तेजी से घर से बाहर आई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था, पर कब तक, कुछ ही पलों में उसकी आंखों में आंसुओं की बौछार आने लगी। उसकी खूबसूरत आंखों से मोती जैसे आंसू निकलते जा रहे थे। उसने अपनी स्कूटी को वहीं छोड़ा और अपने दुख में गुम सड़क पर पैदल ही चलने लगी। रात का वक्त था, चारों तरफ शांति छाई हुई थी और खाली सड़क पर जहां एक दो गाड़ियां चल रही थी, शिवाक्षी बेखबर सी चले जा रही थी। ठंडी हवाएं चलने लगी जिससे शिवाक्षी की ड्रेस का दुपट्टा उड़ने लगा। इस रोशनी भरी रात में शिवाक्षी बेहद हसीन लग रही थी, पर वो बहुत दुखी थी। बेसुध सी हो कर वो चले जा रही थी। उसे अपने माता पिता की बातें, उनके इल्जाम याद आ रहे थे। पिछले 5 साल से वो उन दोनों के ताने सुन रही थी और अपने आप को तकलीफ दे रही थी। आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी, पर शिवी को उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो ऐसे ही चले जा रही थी। कुछ ही देर में बारिश होने लगी, जिसकी ठंडी ठंडी पानी की बूंदें शिवाक्षी के ऊपर पड़ रही थी। शिवाक्षी के दूध जैसे खूबसूरत चेहरे पर पानी की बूंदें मोती की तरह दिख रही थी। शिवाक्षी रुक गई और आसमान को देखने लगी। अचानक वो कटाक्ष में मुस्कुरा दी और बोली, बप्पा आपको क्या लगता है आपकी ये बारिश की बूंदें मेरे अंदर की आग को बुझा पाएगी? नहीं बप्पा नहीं, मेरा दुख
बहुत बड़ा है, इसे कैसे खत्म करूं ये ही नहीं पता, क्योंकि वो दोनों तो समझने को तैयार ही नहीं है। लगता है इस इल्जाम के साथ ही जीना पड़ेगा, पर सच कहूं अब जीना मुश्किल होता जा रहा है। मेरा भी मन करता है कि मुझे भी माँ बाप का प्यार मिले, पर पता नहीं किसकी नजर लगी थी उस मनहूस दिन जब मेरे माँ बाप मुझे प्यार करना ही भूल गए। मेरी आई जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, आज वही माँ मेरे सामने तक नहीं देखती। शिवाक्षी ने अपने चेहरे पर आई बूंदों को साफ किया और कहा, पर बप्पा आपकी शिवाक्षी इतनी कमजोर नहीं है। मैं चट्टान की तरह हर मुसीबत का सामना करूंगी, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगी, पर टूटूंगी नहीं, मजबूत हूं मैं अपने लिए, अपने आश्रम के लिए और उनके बच्चों के लिए। शिवी ने अपने आंसू पोंछे और वापस अपने घर पर चली गई। वहां से उसने अपनी स्कूटी ली और उस पर बैठकर सौगात आश्रम के लिए निकल गई। कुछ देर बाद शिवी आश्रम पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर आई। आश्रम का मेन गेट अंदर से बंद था, पर उसकी एक चाबी शिवी के पास थी। शिवी को इतनी रात को वापस आता देख रुद्रम के गार्ड ने तुरंत रुद्रम को कॉल किया और कहा, सर, मैडम इतनी रात को वापस आई है, पूरी बारिश में भीगी हुई है। रुद्रम, जो कि सीएम साहब में बंगलों की छत पर बिना शर्ट पहने छतरी लेकर खड़ा था और चारों तरफ फैले सन्नाटे को देख रहा था। गार्ड की बात सुनकर वो गहरी सोच में गुम हो गया और उसने कहा, सही सलामत तो पहुंच गई ना? गार्ड, सर, मैडम अपने घर से रोती हुई बाहर आई थी और जहां जहां वे गई हमारे आदमी उनके पीछे गए थे और अब वे वापस आश्रम आ चुकी है। रुद्रम, नजर रखना उस पर। इतना कहकर रुद्रम ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर क्लिक किया और कॉल कट गया। रुद्रम का एक हाथ पेंट की जेब में था और दूसरे हाथ से उसने छाते को पकड़ा हुआ था। उसने अपनी काली गहरी आंखों से सामने देखा। बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने आह भरी और कटाक्ष में बोला, किसी को खुद पर इतना हावी होने ही नहीं देना चाहिए कि उसकी वजह से तुम्हें रोना पड़े। बस कुछ वक्त और सही, फिर सब कुछ वही होगा जो रुद्रम चाहेगा। रुद्रम काफी देर तक यूं खड़ा रहा और कुछ देर बाद अपने रूम में चला गया और अपने पद का काम संभालने लगा। उसकी रात काम करते हुए गुजर रही थी। उधर शिवाक्षी आश्रम के अंदर घुस गई। सब लोग सो चुके थे। शिवी दबे पांव अपने रूम में चली गई और अपने कपड़े बदल कर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसने उस बेल पर हाथ लगाया और कहा, आपसे ज्यादा याद तो उन अकड्डू और खड़ू सीएम साहब को किया। न चाहते हुए भी उन्हीं का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। पता नहीं क्या कनेक्शन है आपसे और क्या कनेक्शन है उनसे। शिवाक्षी के इतना कहते ही सोफे पर बैठे रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जो फाइल पर साइन कर रहा था उसकी मुस्कान इतनी कातिल और हसीन थी कि उसे देखकर कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए। उसने अपना सिर हिला दिया और वापस अपना काम करने लगा। अगली सुबह विशु आश्रम के बाहर गेट पर खड़ा था और शिवाक्षी इंतजार कर रहा था, पर अभी तक वो आई नहीं। अब उस मासूम को क्या पता कि उसकी शिवी तो रात को ही वापस आ गई थी। विशु कल रात को रमा काकी के साथ सोया था। सुबह के 6:30 बजे विशु बिना नहाए धोए दरवाजे पर खड़ा हो गया था। कब से शिवी आई नहीं थी। उसने मुंह फुला लिया, तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ फेरा। विशु उस छुअन को पहचान गया था। वो खुशी से चहक उठा और पलट कर देखा तो उसकी शिवू मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी थी। विशु झट से उसके पैरों
से लिपट गया और बोला, तू कब आई? मुझे तो आते हुए दिखी ही नहीं। शिवाक्षी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, मैं तो रात को ही आ गई थी पर तू सो चुका था। विशु, तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? वहां शिवी का चेहरा उतर गया। उसके आगे कल जो हुआ वो सब घूमने लगा उसके दिल में दर्द। फिर से उठ खड़ा हुआ उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और कहा, चल तुझे नहला देती हूँ, फिर मुझे कॉलेज जाना है। विशु, अरे हाँ, मुझे बेबी सिटिंग अपार्टमेंट भी तो जाना है। शिवाक्षी, आज से तू आश्रम में ही रहेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। विशु, ऐसा क्यों? मुझे वहां जाना है। शिवाक्षी, तू जो वहां से भागा था उसके बाद मैं तुझ पर यकीन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। विशु, ऐसी क्या करती है? शिव, सॉरी तो कहा था ना। शिवाक्षी, मेरी बात मान जा वरना तुझे अपने साथ नहीं सुलाऊंगी रात को। विशु ने कस कर शिवी के पैर पकड़ लिए और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं आश्रम में रहूंगा, पक्का वादा। शिवाक्षी, हम गुड। अब चल, मुझे लेट हो रहा है। शिवाक्षी और विशु अंदर चले गए। कुछ देर बाद शिवी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए चली गई। आज उसका दिल बड़ा बेचैन था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार मन कर रहा था किसे दे, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। रुद्रम अपने सीएम ऑफिस में बैठा हुआ जरूरी काम कर रहा था। आज उसके पास बहुत ज्यादा काम था। उसे कई सारे पेंडिंग काम निपटाने थे जो पिछले नेताओं ने अधूरे छोड़ रखे थे। काम करते हुए रुद्रम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर शिवाक्षी के मायूस चेहरे को देख रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे तो शिवाक्षी गुस्सा करती हुई दहाड़ती हुई ही अच्छी लगती थी, यूं दुखी होते हुए नहीं। वो इंतजार कर रहा था जब शिवाक्षी उसके पास आएगी। शिवाक्षी पूरे वक्त उदास ही रही। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से 12 बजे और उसका कॉलेज छूट गया। शिवाक्षी गुमसुम सी अपने आश्रम लौट आई। वहां खाना बनाया और सभी बच्चों को भी खिला दिया। विशु को खाना खिलाकर सुला दिया और कुछ ही देर में खुद बिना कुछ खाए सीएम ऑफिस के लिए निकल गई। सीएम ऑफिस। रुद्रम अपने केबिन में काम कर रहा था और सामने एक आदमी सिर झुकाकर खड़ा काम रहा था। रुद्र का चेहरा लाल हो रखा था और जैसे जैसे वो फाइल के पेज पलट रहा था वैसे वैसे उसके आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने फाइल को मरोड़ा और उस आदमी के चेहरे पर जोर से फेंक दिया और अपनी चेयर से खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, इतने घोटाले, इतनी गिरी हुई हरकतें तुम सालों की परेड बनानी पड़ेगी। अब तब जाकर तुम सब के कच्चे चिट्टे सामने आएंगे। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना तुम सब की लगाम कसने के लिए। एक एक को सड़क पर लाकर कुत्तों की तरह न दौड़ाया ना तो मेरा नाम रुद्रम शेखर गायकवाड़ नहीं। वो आदमी बुरी तरह से कांप रहा था। तभी केबिन का दरवाजा नोक हुआ। रुद्र गुस्से से बोला, कौन है? बाहर से एक मीठी सी आवाज रुद्र के कानों में पड़ी तो अचानक उसका गुस्सा कम होने लगा। उसने अपनी बढ़ती सांसों को शांत किया और कहा, कम इन। केबिन का दरवाजा खुल गया और एक खूबसूरत सी हसीन लड़की अंदर आई जिसने एक बार भी रुद्रम के सामने नहीं देखा। वो मायूस सी आगे बढ़ती रही और सोफे पर जाकर बैठ गई और टेबल पर रखी फाइल को रीड करने लगी। रुद्रम कब से जुनून से उसे देख रहा था, उसके चेहरे को पढ़ रहा था। उसने शिवाक्षी की
तरफ शिद्दत से देखते हुए उस आदमी से कहा, तू अभी निकल और मेरा वेट कर, तेरी खाल उतारनी है, पर अभी मुझे मेरा कोई बेहद खास काम करना है। वो आदमी डरता हुआ चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही रुद्रम भी अपनी चेयर पर बैठ गया और एक टक शिवाक्षी को देखने लगा, जिसका ध्यान उस पर नहीं था। रुद्रम ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था, जो काफी सूजा हुआ था, मानो वो अभी अभी बहुत रो कर आई है। ये देखकर रुद्रम को अच्छा नहीं लगा और वो अपनी भारी आवाज में बोला, इधर आओ। शिवाक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रुद्रम ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, यहाँ आती हो या खींचकर लाऊं? शिवाक्षी ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को जोर से टेबल पर रखा और रुद्रम के सामने जाकर खड़ी हो गई। रुद्र ने उसके चेहरे को गौर से देखा और वापस अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए बोला, किस बात पर इतना रो कर आ रही हो? मेरे अलावा किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी रसभरी को परेशान करे? शिवाक्षी ने कुछ नहीं कहा और यूं ही खड़ी जमीन को देखती रही। रुद्रम को उसकी चुप्पी सता रही थी। उसने शिवी की तरफ देखा और कहा, अब कुछ कहोगी भी? क्या हुआ है? जब तक तुम्हें धमकी ना दो कुछ होता नहीं है तुमसे। शिवाक्षी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, सब लोग मेरे दुश्मन ही पैदा हुए हैं क्या? अरे सबने मुझे समझ क्या रखा है, जो आए दिल दुखा कर चला जाता है। हद होती है सहने की भी, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये ताने सुन सुनकर मैं मर जाऊंगी। शिवाक्षी का सन्न टूट गया और वो रोने लगी। आखिर थी तो एक इंसान ही चाहे कितना भी खुद को मजबूत बनाए, शिवाक्षी थक चुकी थी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रुद्रम उसे यूं देखकर हैरान रह गया और जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा हुआ शिवी के पास जाकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके कंधे को पकड़कर परेशानी से बोला, क्या हुआ? तुम्हें बताओ, किसने क्या कहा तुमसे? मैं उसकी खाल उतार लूंगा, बोलो। शिवाक्षी सुबक सुबक कर रो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। रुद्र की छुअन से उसे अपनापन महसूस हो रहा था। उसने रुद्रम के हाथ को पकड़ लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। रुद्रम उसे यूं देखकर पागल सा हो गया। उसने शिवी के सामने देखा और कहा, आराम से, बिल्कुल आराम से सांस लो, मैं यही हूं, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। शिवाक्षी रोते हुए बोली, मैंने नहीं मारा उसे, सच में मैंने नहीं मारा उसे। रुद्रम ने कसकर उसके कंधों को पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके करीब जाकर शिद्दत से बोला, शांत हो जाओ और पूरी बात बताओ। शिवाक्षी ने गहरी सांस ली और उसके सामने देखते हुए बोली, मैंने उसे नहीं मारा, सच में। अरे मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। वो दोनों मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आप ही बताओ। रुद्रम ने उसके आंसू पोंछे और उसके चेहरे को हौले से थाम कर कहा, हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने नहीं मारा उसे। वो बस एक हादसा था जिसका शिकार मेरी रसभरी हो गई। रुद्रम ने शिवाक्षी को पकड़कर खड़ा किया और उसके आंसू पोंछने लगा। शिवी का चेहरा लाल हो गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। रुद्रम ने कहा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? शिवाक्षी, क्या करूं? उनके ताने कैसे सहूं? कब तक सहूं? आप ही बताओ। रुद्रम, किसी की मत सुनो, सिर्फ मेरी सुनो। शिवाक्षी ने हैरानी से रुद्रम की तरफ देखा तो वो बोला, तुम्हारी सारी कुंडली मुझे पता है, तो ये बात कैसे छुपी रहेगी रसभरी? शिवाक्षी ने खुद को शांत किया और कहा, फिर तो आपको भी
यही लगता होगा कि मैंने, रुद्रम, वो गलती से नीचे गिर गई थी जब तक तुम पहुंची। है ना, शिवाक्षी, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो शिवी को गौर से देखते हुए बोला, तुमसे ज्यादा जानने लगा हूं। शिवाक्षी चौंक गई, उसे आज रुद्रम बहुत खतरनाक लग रहा था। वो उससे दूर हुई और अपने चेहरे को साफ करते हुए बोली, आज से 4 साल पहले जो हुआ वो सब मैं बताती हूँ। रुद्रम ने अपने हाथ में हाथ डाला और गौर से शिवाक्षी को देखने लगा। शिवी ने रुद्र की तरफ पीठ कर ली और बोलना शुरू किया। फ्लैशबैक। अग्निहोत्री हाउस। दोपहर का माहौल था घर में। काफी चहल पहल मची हुई थी, हो भी क्यों ना घर में दो दो प्यारी और खूबसूरत लड़कियां जो थी, वो दोनों पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी। तभी उनको देखते हुए विद्या जी सोफे पर बैठ गई और सब्जी काटते हुए बोली, बप्पा, मैं क्या करूं? इन दोनों लड़कियों का इतनी शैतान है दोनों की, पूछो ही मत। और उसमें भी ये शिवी तो हद ही पार करती है। अपनी छोटी बहन के पीछे भाग रही, पता है कि वो जिद्दी है, नहीं मानेगी तो तू तो समझ जा मेरी गुड़िया। विद्या जी ने इतना ही कहा था कि वो दोनों लड़कियां जो हाल में भाग रही थी अपनी जगह पर रुक गई। आगे वाली लड़की बोली, आई मेरी प्यारी आई, देखो ना शिवी दी मेरे को परेशान करती है। विद्या जी, ओए चालक लोमड़ी, ज्यादा मत बन। तू पहले उसे छेड़ती है तब वो तेरे पीछे भागती है। लड़की आई, पर मैं तो छोटी हूँ ना, सबकी लाडली विद्या जी। साक्षी, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। हाँ, ये बात जरूर है कि शिवी मेरी जान है क्योंकि वो मेरी पहली औलाद है। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो भागते हुए अपनी आई के पास बैठकर बोली, मेरी प्यारी आई। साक्षी भी भाग कर आई और अपनी आई के गले लग गई। दूर खड़े परेश जी उन तीनों को देखकर खुश हो रहे थे और बोले, क्या एक छोटा सा स्पेस बाबा को भी मिलेगा? तीनों मुस्कुराने लगी और अपनी बाहें फैला दी। परेश जी भी जाकर उन तीनों के गले लग गए। एक दम सुखी और संपन्न परिवार था। शिवाक्षी अपनी छोटी बहन साक्षी से बहुत प्यार करती थी और दोनों आपस में लड़ती भी थी। शाम को शिवाक्षी छत पर चली गई और रेलिंग से टिक कर खड़ी होकर बुक रीड करने लगी। साक्षी उसे छुप कर देख रही थी। उसका इरादा था कि आज शिवाक्षी को डराया जाए। साक्षी ने सोचा वो अचानक जाएगी और शिवाक्षी के ऊपर गिरेगी और उसने ऐसा ही किया। वो जोर से चिल्लाई और शिवी की तरफ भागने लगी। उसकी चीख से शिवी डर गई और रेलिंग से साइड में हट गई। साक्षी का बैलेंस नहीं रहा और वो छत से नीचे गिर गई। शिवी उसकी तरफ भागती उसे पकड़ पाती। इससे पहले वो नीचे गिर गई थी। नीचे लोहे के सलिए पड़े थे, उन पर गिर गई थी जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। नीचे लॉन में खड़ी विद्या जी ने ये सब देखा तो उनके होश उड़ गए। वे पागलों की तरह भागी, पर तब तक साक्षी जा चुकी थी। पूरे लॉन पर खून ही खून फैला हुआ था। छत पर खड़ी शिवी ने ये सब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बहन के साथ ये सब क्या हो गया था? वो तो उसके पास आ रही थी। विद्या जी साक्षी की बॉडी के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। परेश जी मार्केट से वापस आए और अपनी पत्नी और बेटी को इस हालत में देखकर उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वे भी साक्षी के पास बैठकर उसे उठाने लगे। शिवी सदमे में चली गई थी। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और डॉक्टर ने
साक्षी को मरा हुआ घोषित कर दिया। पड़ोस की आंटी शिवी को छत से नीचे लेकर आई हॉल में अपनी बहन की लाश देखकर शिवी बुरी तरह से रोने लगी। तभी विद्या जी की नजर उस पर पड़ी और उनको बेपनाह गुस्सा आया। उन्हें एक कस कर शिवी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और कहा, इसी ने मारा है मेरी बच्ची को, इसी की वजह से वो नीचे गिर गई। क्यों हटी तू साइड में, बोल क्यों मर गई वो, अब खुशी मिल गई तुझे। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया। वो तो डर के मारे हटी थी। उसे क्या पता था कि साक्षी पूरे वजन के साथ उसके ऊपर आ रही थी। उसे पता होता तो वो अपनी बहन को बचा न लेती। परेश जी को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शिवी को वहां से चले जाने को कह दिया। शिवी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बस तब से ही शिवी के आई बाबा हर रोज उसे ताना मारते, उसे ही साक्षी की मौत का जिम्मेदार ठहराते। धीरे धीरे शिवाक्षी का उस घर में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी की, डिग्री हासिल कर छोटी मोटी जॉब्स की और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोल दिया। क्योंकि उसे तो माँ बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा था, पर वो उन बच्चों के साथ सब अच्छा करना चाहती थी। शिवी अब अपने घर कम ही जाती थी, ज्यादातर आश्रम में रहने लगी। और धीरे धीरे 4 साल बीत गए और आज जहां शिवी खड़ी है वहां उसके पास सब कुछ है, बस माँ बाप का प्यार नहीं। इन 4 सालों में शिवाक्षी ने खुद को बेहद कठोर और मजबूत बना लिया था, पर अपने अंदर की मासूमियत और खूबसूरती को दबा नहीं सकी। उसने इन 4 सालों में कई मुसीबतों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। फ्लैशबैक ऐड। ये सब कहते हुए शिवाक्षी की आंखों से पानी बहता जा रहा था, जिसे रुद्रम देख तो नहीं सकता था पर महसूस कर पा रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। शिवी का लाल चेहरा देखकर रुद्र को अजीब सा दर्द होने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि तब तक शिवाक्षी अचानक से उसके सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। रुद्रा को कुछ समझ नहीं आया। वो दंग खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ हवा में ही थे और उसकी रस भरी उसके सीने से लगी हुई थी। शिवी उसके सीने से लगकर रो रही थी। उसने आंसुओं से रुद्र का कोट गीला हो गया था। उसे शिवी के आंसू महसूस हो रहे थे। रुद्रम की आंखें बंद हो गई। ये एहसास उसके लिए पहली बार था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। कोई लड़की पहली बार उसके इतने करीब आई थी और उसके सीने से लगी हुई थी। रुद्र का दिल धक धक करने लगा, उसके अरमान जागने लगे। उसने अपने आप को बहुत रोका पर अपनी भावनाओं के आगे नहीं रुक पाया और अपने हाथों से शिवी को पकड़ लिया, उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आज पहली बार दोनों यूं एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, एक खूबसूरत एहसास को जी रहे थे। शिवाक्षी को रुद्र की करीबी सभी तकलीफों से राहत पहुंचा रही थी, तो वहीं रुद्रम तो सांतवे आसमान पर था। उसे तो यही चाहिए था कि शिवाक्षी उससे दूर न जाए, उसकी बाहों में कैद रहे, और आज वो हो भी रहा था। रुद्रम शिवाक्षी की पीठ को सहलाने लगा। शिवी की आंखें बंद थी। उसने कसकर रुद्र को पकड़ा हुआ था। रुद्रम ने उसके बालों में हाथ डाला और कहा, मैं हूं ना, अब से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और किसी ने कहा ना तो ये रुद्रम उसका इस धरती पर जीना हराम कर देगा। तुम मेरी हो, तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें कुछ भी कहने का हक भी सिर्फ मेरा है, किसी दूसरे का नहीं। रुद्रम की जुनूनी बातें सुनकर शिवाक्षी को होश आया। उसने
अपनी आंखें खोली तो खुद को रुद्रा की बाहों में पाकर चौंक गई। वो तुरंत उससे दूर खड़ी हो गई है, अपने बिखरे बालों को ठीक करने लगी। रुद्रम बेहद आकर्षक तरीके से उसे देख रहा था। शिवी को बहुत शर्म आ रही थी, आज ये उसने क्या कर दिया। सामने से रुद्रम के पास चली गई और उसके गले लग गई, पर उसे आज बेहद आराम मिला जब रुद्रम ने उसकी पीठ को सहलाया था और उसे सांत्वना दी थी। शिवाक्षी की हिम्मत नहीं थी कि रुद्रम से नजरें मिला पाए, इसलिए वो मुड़ी और वहां से जाने लगी तो रुद्रम ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को मोड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शिवाक्षी को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर नशे से बोला, बीवी। रुद्रम के मुंह से खुद के लिए बीवी सुनकर शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा। उसके गाल गुलाबी लाल हो गए, उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। ये उसे क्या हो रहा था, ये कैसे अजीब एहसास हो रहे थे उसके जिस्म में जो पहली बार थे। रुद्रम की गर्म सांसें शिवी को अपने गले पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और वो चुपचाप खड़ी हो गई। रुद्र ने अपने दोनों हाथों से उसके पेट को पकड़ लिया और उसे अपने अंदर और दबा लिया। शिवाक्षी सिहर उठी, उसका खूबसूरत चेहरा लाल पड़ चुका था। रुद्रम ने अपने होठ को शिवी के कंधे पर रख दिया, जिससे शिवी सहम गई। उसे मन हुआ कि वो यहाँ से भाग जाए। उसने कोशिश की तो रुद्र ने उसे और कसकर जकड़ लिया और नशे से कहा, जितना दूर जाना चाहोगी उतना ज्यादा करीब आऊंगा, ध्यान रखना मेरी रस भरी। शिवी चुपचाप खड़ी उसे महसूस करने लगी। तभी रुद्रम ने अपने ठंडे होठ शिवी के गले पर रख दिए। शिवी बुरी तरह से कांप उठी और छूटने की कोशिश करने लगी तो रुद्रम की मजबूत बाहों ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया और उसके गले पर हल्के से चूम लिया और कहा, मंजिल मैं ही हूँ, तुम्हारी तो राह भी मुझसे जुड़ी होनी चाहिए। शिवाक्षी के पूरे बदन पर पसीना आने लगा था। उसे आज हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। रुद्रम और आगे बढ़ता इससे पहले उसे रुद्र से बचना होगा, वरना रुद्रम उसकी हालत समझ रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। उसके लिए ये एहसास बड़े कीमती और खूबसूरत थे, जिन्हें वो शिवी की वजह से जी रहा था। उसकी वजह से उसे ये अजनबी खुशी नसीब हो रही थी। काफी देर तक वो शिवी को यूं ही पकड़ कर खड़ा रहा और उसकी खुशबू लेने लगा। उसने आगे कुछ भी नहीं किया, बस अपनी रसभरी को कस कर पकड़ा हुआ रहा। शिवाक्षी खड़े खड़े कांप रही थी, पता नहीं क्यों, पर उसे रुद्रा की छुअन बुरी नहीं लग रही थी और ना ही उसकी नीयत में कोई खोट लग रही थी, पर किसी मर्द के साथ यूं रहना उसकी हालत खराब कर रहा था। शिवी ने अपने हाथ को रुद्र के हाथ पर रख दिया और उसे हटाने लगी तो रुद्र ने अपने दोनों हाथों के बीच उसके हाथ को दबा लिया और कहा, नहीं छूट पाओगी, कितनी भी कोशिश कर लो बीवी। शिवाक्षी सुनिए, आपकी मीटिंग है आज। हाँ, हमें बहुत काम है, मुझे छोड़ो न। रुद्रम, क्यों दूर जाना है मुझसे, समझती क्यों नहीं कि शिवाक्षी अग्निहोत्री माझी आहे। शिवाक्षी, हाँ समझ गई हूँ, और न भी समझे तो आप हो ही समझाने के लिए। शिवाक्षी और रुद्रम एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी रुद्रम का फोन बजने लगा। दोनों को होश आया। रुद्र ने झट से शिवी को छोड़ दिया और अपने टेबल के पास फोन लेने चला गया। शिवाक्षी का मन उतर गया। सीएम साहब ने उसे यूं छोड़ जो दिया था। रुद्रम ने फोन देखा और जल्दी से उठा लिया। सामने से एक आदमी सैल्यूट करके बोला, सर।
सब कुछ रेडी है। अब बस आज शाम को ही आपको आयरलैंड के लिए निकलना होगा। रुद्रम की नजर शिवी पर पड़ी जो गुस्से से उसे घुर रही थी। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, ओके। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, आज भी आश्रम जल्दी चली जाना। शिवाक्षी हैरानी से बोली, ऐसा क्यों? क्या आज काम नहीं है? रुद्रम ने अपना लैपटॉप ऑन किया और टाइपिंग करते हुए बोला, तुम्हें जिससे मतलब होना चाहिए वो यहाँ नहीं होगा। मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मेरे बिना तुम कहीं भटकना नहीं। रुद्रम की बाहर जाने वाली बात से शिवी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अजीब सा दर्द हो रहा था। वो क्यों जा रहा है और कब आएगा? काफी देर चुप रहने के बाद शिवाक्षी बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? एक सीएम होने के नाते कहीं जा रहे हैं, तो उसकी खबर मुझे क्यों नहीं? आपका शेड्यूल तो मैं बनाती हूं ना। रुद्रम, मैं अपने पर्सनल काम से जा रहा हूं, जिसे मैं खुद हैंडल करता हूं। और वैसे भी तुमने कहा है न कि तुम मुझसे बस पीए का रिश्ता निभाना चाहती हो, तो बस फिर। शिवाक्षी को गुस्सा आ गया। पर रुद्रम ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। शिवी ने खुद ही उससे कहा था कि उन दोनों के बीच बस बॉस पीए का रिश्ता बन सकता है, तो रुद्रम वही कर रहा है। शिवी ने मुंह बिगाड़ा और सोफे पर जाकर बैठ गई। गुस्से में अपना काम करने लगी। रुद्रम ने टेढ़ी नजर से उसे देखा और अपने मन में बोला, मेरे नाम का सिंदूर भरा है तुमने, तो एक दिन मुझे भी अपनाना होगा। मैं ऐसा करके रहूंगा। रुद्रम वापस अपना काम करने लगा और बीच कई बार शिवाक्षी को देखता रहता। शिवी भी चुपके चुपके उसे देख रही थी और अपना काम कर रही थी। कुछ देर बाद पाटिल केबिन में आया। उसने एक बार शिवी की तरफ देखा और बाद में रुद्रम की तरफ देखकर बोला, भाऊ, आपके जाने का वक्त हो गया है। सब कुछ रेडी है, आइए। रुद्रम, पाटिल तू जा, मैं जरा कुछ निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने शिवी की तरफ देखा, जो मायूसी से पाटिल को देख रही थी। पाटिल केबिन से बाहर चला गया। रुद्रम अपनी चेयर से खड़ा होकर शिवाक्षी के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिवी उसे देखने लगी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी बाजुओं को पकड़कर उसे पास की दीवार से सटा दिया। शिवी एकदम दंग रह गई थी। ये रुद्र उसके साथ क्या करने जा रहा है? शिवाक्षी, ये क्या कर रहे हैं आप? जरा दूरी बनाकर रखिए। रुद्रम उसके और पास आ गया। उसके दोनों हाथ को दीवार से सटाकर उन्हें अपने हाथ में जकड़कर बोला, कल शाम को तुम मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर तुम्हारी पल पल की खबर मुझे मिलती रहेगी, पर फिर भी तुम कहीं भी इधर उधर घूमती हुई नजर आई ना, तो देख लेना वापस आकर क्या करता हूँ। शिवाक्षी, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्रम कभी नहीं छूटेगा, समझल। शिवाक्षी, आप मुझ पर यूं बंदिशें नहीं लगा सकते, समझे ना। रुद्रम, लगाऊंगा, पति हूँ तुम्हारा, वो तो शुक्र मनाओ पति होने का हक नहीं जताया अभी तक, वरना तो तुम मेरे घर में, मेरे रूम में मेरे साथ होती। शिवाक्षी चौंक गई और अपने पैरों को हिलाने लगी। रुद्रम ने अपने पैरों से उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे दीवार में दबाकर बोला, रस भरी, रस भरी, रस भरी। क्यों इतनी तकलीफ देती हो इस नाजुक से बदन को जो मेरा है, सिर्फ मेरा? शिवाक्षी, ये आप क्या बोल रहे हो? दूर रहिए मुझ से।
आपको देरी हो रही है, जाइए। रुद्रम, कल शाम तक वापस आ रहा हूँ। कोई बात पता चली या वो लड़का आस पास नजर आया तो तुम जानती नहीं मुझे मैं क्या करूँगा तुम्हारे और उसके साथ। शिवाक्षी गौर से रुद्रम के चेहरे को देखने लगी। ऐसा क्या है इस आदमी में जो सबको इसकी तरफ खींचता है, इसके आगे झुकने पर मजबूर करता है? पर शिवाक्षी झुकने वालों में से नहीं है। शिवाक्षी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ठीक है, जो आप कहोगे वही होगा, पर एक शर्त है मेरी। रुद्रम, चुपचाप कहा, उतना करो, मेरे आगे कोई शर्त या कंडीशन नहीं चलेगी। तुम मेरी हो बिना किसी शर्त के। शिवाक्षी ने मुंह फेर लिया और कांच से बाहर देखते हुए बोली, ठीक है, आप जाइए। रुद्रम ने उसे छोड़ दिया और उसे घूरते हुए अपनी टेबल से अपना फोन उठाकर वापस उसकी तरफ आया। झट से उसका हाथ पकड़ लिया, शिवी को उसका बैग थमा दिया और उसके साथ केबिन से बाहर निकल आया। उसके आते ही गार्ड्स रुद्रम के पीछे पीछे चलने लगे। रुद्रम शिवी के साथ लिफ्ट में घुसा और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। पाटिल वही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने गाड़ी का गेट खोला तो रुद्रम शिवाक्षी के साथ गाड़ी में बैठ गया और उनकी गाड़ियां सीधे सीएम हाउस के लिए निकल गई। पूरे रास्ते रुद्र ने शिवी का हाथ पकड़े हुए रखा था पर उसके सामने नहीं देखा। कुछ देर बाद उनका काफिला सीएम हाउस पहुंच गया। रुद्रम गाड़ी से बाहर निकल आया और बाकी सभी लोग भी। शिवाक्षी अंदर ही बैठी थी। रुद्रा साइड में गया और पाटिल से कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इस लड़की का ध्यान रखना। ये कॉलेज जानी चाहिए बस और कहीं नहीं। ये कहीं भी जाती है तो इसे रोक लेना और तुरंत मुझे कॉल करना। पाटिल भाऊ, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, बस आप अपना ख्याल रखना। आप बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हो। आपको काबिलियत पर कोई शक नहीं, पर आप जान हमारे लिए कीमती है। रुद्रम, तू मेरा छोड़, इसका ध्यान रखना। इसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वापस आते ही सबसे पहले इसका चेहरा देखूंगा, समझ रहा है ना? पाटिल भाऊ, निश्चित रहिए, सब हो जाएगा और होने वाली वहिनी का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपके आते ही उन्हें आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। वहिनी सुनते ही रुद्रम के अंदर अजीब सी हलचल पैदा हो गई। उसके दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी भावनाओं को रोका और वापस शिवी की तरफ गया। गेट खोला और झुककर बोला, अब तुम आश्रम जा रही हो और मैं अपने काम पर। रुद्रम ने गेट फिर से बंद कर दिया और ड्राइवर से जाने को बोलकर खुद बंगलों के अंदर जाने लगा। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। रुद्रम के कदम वहीं रुक गए। वो झट से मुड़ा तो देखा शिवाक्षी उसकी तरफ बेचैनी से देख रही थी। दोनों की नजरें आपस में मिली। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। पाटिल उन दोनों को देख रहा था और दोनों के अनकहे एहसासों को समझ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो आने वाली खुशियों के लिए थी, जो उसके भाव के जीवन में आने वाली थी। रुद्रम ने आंखों से इशारा करके पूछा कि क्या हुआ, तो शिवी होश में आई और खांसी खाकर बोली, रुद्रम साहब जा। वाह, वो मैं रुद्रम शेरनी कब से हकलाने लगी। शिवाक्षी, मुझे कुछ कहना है आपसे। रुद्रम, हम्मा बोलो, मैं सुन रहा हूं। शिवाक्षी ने अपनी चुनरी को कस कर पकड़ा और लंबी सांस लेते हुए बोली, अपना ख्याल रखना।
इतना कहकर शिवाक्षी राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से कार में बैठ गई। इससे पहले रुद्रम कुछ बोले, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और शिवाक्षी वहां से चली गई पीछे खड़ा। रुद्रम तो अभी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गया था। उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था कि अपना ख्याल रखना। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि रसभरी को उसकी चिंता हुई। ये तो एक अजूबा ही हुआ आज रुद्रम के साथ। काफी देर तक रुद्रम यूं खड़ा रहा। कुछ देर बाद पाटिल उसके पास आया और उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोला, जिस राह पर आप चले हैं लगता है उसकी मंजिल खुद दौड़ती हुई आपके पास आने वाली है। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने अपने आकर्षक चेहरे पर हसीन एहसास लाते हुए कहा, ये लड़की सच में तबाही है, एकदम तबाही। इतना कहकर रुद्रम अंदर चला गया और पाटिल आह भरते हुए अपने मन में बोला, भाऊ बप्पा से यही उम्मीद है कि ये तबाही आपको तबाह ना करे और आपको आबाद कर दे। पाटिल भी अंदर चला गया। रुद्रम ने अपने रूम में जाकर एकदम सिंपल कपड़े पहन लिए। उसने एक डार्क ब्लू जीन्स पहनी और उसके ऊपर ब्लैक कलर का शर्ट पहना और ऊपर काला लंबा ओवरकोट पहन लिया। बाल जो जेल से सेट थे उन्हें बिखेर दिया और वो अब उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वाइट स्पोर्ट्स शूज पहने, हाथों में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना जो वो अपने मिशन पर ही पहनता था। अंत में उसने काले बड़े चश्मे पहन लिए और कांच में खड़ा होकर खुद को देखते हुए जुनून से बोला, आ रहा हूं मैं तुम सबको आजाद करने और इस धरती के बोझ को हल्का करने। रुद्रम ने अपने ओवरकोट की कैप को पहना और तूफान की तरह वहां से निकलकर सीधा हॉल में आया जहां पाटिल और उसके आदमी खड़े थे। रुद्रम के आते ही सबने उसे सैल्यूट किया। एक आदमी आगे आया और बोला, सर मैडम को सही सलामत उनके आश्रम पहुंचा दिया गया है। रुद्रम, हम पाटिल भाऊ सब रेडी है, अब चलते हैं। रुद्रम ने सभी आदमियों की तरफ देखा और कहा, लापरवाही तुम लोग करते नहीं, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूं, पर इस बार तो कोई छोटी सी भूल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल मेरी रसभरी का है। समझलना। सभी एक साथ बोले, यस सर। रुद्रम सीधा बाहर चला गया और उसके सामने एक गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठकर रुद्रम खुफिया तरीके से वहां से कहीं चला गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां बीचों बीच एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर खड़ा था और चारों तरफ काफी आदमी खड़े थे। रुद्रम गाड़ी से बाहर आया और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगा। उसके एकदम नजदीक जाकर वो मुड़ा और खड़ा हो गया। पाटिल ने उससे कहा, भाऊ बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, इसलिए निभाकर जल्दी वापस लौट आइए। और अब तो एक नई और बेहद खास जिम्मेदारी मिल गई है, आपको तो जल्दी आ जाइएगा। रुद्रम के आगे शिवाक्षी का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा जो उसे गुस्से से ही घुर रहा था। वो मुस्कुरा उठा और पाटिल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिकर नक्को कर, अब मुझे जीने की एक परमानेंट वजह मिली है तो उसके लिए तो सही सलामत आऊंगा ही, और अब तो उस वजह ने ही कह दिया है कि अपना ख्याल रखना। पाटिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रुद्रम हेलीकॉप्टर के अंदर चला गया और उसके साथ कुछ आदमी भी चले गए। कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर वहां से तेजी से निकल गया। पाटिल और बाकी आदमी भी वहां से चले गए। सौगात आश्रम। शाम के 5 बजे सभी बच्चे आश्रम के गार्डन में खेल
रहे थे। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। रमा काकी पड़ोस की कुछ औरतें से बात कर रही थी जो आश्रम में बैठी थी। शिवाक्षी भी उनके पास बैठी हुई थी और उनकी बातें सुन रही थी। एक औरत, अपना रीति रिवाज तो मानने ही पड़ते हैं, वरना अपशुगुण हो जाता है। मैं तो सब मानती हैं अपने पति के वास्ते। रमा काकी, हाँ तू सही बोल रही हैं, शादीशुदा को तो मानना ही चाहिए, नहीं पति के लिए खतरा बन जाता है। अपने तो रिवाज भी है कि एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद उस लड़की को मरते दम तक अपना मंगलसूत्र उतारना नहीं चाहिए। औरत, हाँ रमा काकी सच्ची बात है, ये मंगलसूत्र तो पति की सलामती के लिए होता है, देखो मैं तो हमेशा पहनती है। ये सब बातें शिवाक्षी को परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने मंगलसूत्र नहीं पहना हुआ था। उसकी भी तो शादी हुई है रुद्र से, चाहे फिर कैसे भी हुई हो। पति की सलामती के लिए सब पहनते हैं, पर शिवी ने तो नहीं पहना था। हालांकि वो मांग तो भरती है, पर मंगलसूत्र का अलग महत्व होता है। अब उसे क्या करना चाहिए? उसका पति तो बाहर गया हुआ है। ये सोच सोच कर शिवी को अजीब सा डर लगने लगा। चाहे कुछ भी हो, पर वो रुद्रम के साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती है। एक अलग सा जुड़ाव हो गया है उस घमंडी इंसान से इन दिनों में।